Assalamualaikum. The topic of this video is object-oriented programming in Python. ये होता क्या है ये अभी आपको थोड़ी देर तक पता चल जाएगा. Okay, so ये कोड है और let's see how it works. So first of all, when you will run this program, सबसे पहले ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है ये चलेगी. इसके चलने के नतीजे में ग्लोबल फ्रेम में यानी मेमोरी के अंदर यानी ग्लोबल फ्रेम क्रिएट होगा मेमोरी के अंदर और ग्लोबल फ्रेम में एक वेरिएबल कोऑर्डिनेट्स के नाम से जो नाम यहाँ पे लिखा होगा कोऑर्डिनेट्स के नाम से एक वेरिएबल जो है क्रिएट होगा एंड इट विल गेट अटैच्ड टू room which has the names of the functions present inside this class. So अभी फ़िलहाल इस क्लास में सिर्फ एक ही फंक्शन मौजूद है जिसका नाम है init और and this is double underscore. तो इस नाम का एक फंक्शन या इस नाम का एक फंक्शन या इस फंक्शन ये फंक्शन नेम जो है ये आपको नज़र आएगा इस रूम में. ओके, फिर इसके बाद क्या होगा. चूँकि दिस फंक्शन इज़ इनसाइड द बॉडी ऑफ दिस क्लास, दिस फंक्शन विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड. तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट विल बी एग्जीक्यूटेड इज़ दिस वन, p1 इज इक्वल कोऑर्डिनेट्स. तो राइट हैंड साइड जो है वो पहले इवेलुएट होगी. सो व्हेन द राइट हैंड साइड विल बी इवेलुएटेड कंप्यूटर विल गो टू द ग्लोबल फ्रेम और यहाँ पे देखा कि कोऑर्डिनेट्स जो है ये क्या है. कोऑर्डिनेट्स इज़ द नेम ऑफ अ क्लास. ये भी मैं बताऊँगा ये क्लास किसको कहते हैं. तो कोऑर्डिनेट्स इज़ द नेम ऑफ अ क्लास एंड इट विल देन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द init फंक्शन डायरेक्टली. ठीक है. सो दिस इज़ द नेम ऑफ द क्लास कोऑर्डिनेट्स और आपने ब्रैकेट्स भी डाल दिए हैं यहाँ पे. तो नेम ऑफ द क्लास अलॉन्ग विद द ब्रैकेट्स इंडिकेट्स टू द कंप्यूटर दैट गो टू क्लास कोऑर्डिनेट्स और क्लास कोऑर्डिनेट्स में जो इनिट फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दो. इसके एग्जीक्यूट होने के नतीजे में वन जो है it will be transferred to A and 3 will be transferred to B. एक लोकल फ्रेम बनेगा, लोकल फ्रेम जिसके नतीजे में जो A है A के अंदर आ जाएगा 1 और B के अंदर आ जाएगा 3. What about self? Self will get attached to a room. Keep this thing in mind. Self will get attached to a room. उसके बाद क्या होगा. उसके बाद कंप्यूटर जो है इनिट की बॉडी को एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा. सबसे पहले इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा सेल्फ डॉट एक्स इज़ इक्वल टू ए. इक्वल के राइट साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल एक्स है तो सेल्फ वाले रूम में एक वेरिएबल जो है एक्स क्रिएट होगा जिसकी वैल्यू ए होगी. एंड व्हाट इज़ ए इज़ 1. सो 1 विल बी स्टोर्ड इन x. then computer will execute this instruction और इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल का नाम है y. forget about self, मैं आप बाद में बताऊंगा सेल्फ का क्या मतलब है. सो y लिखा हुआ है यहाँ पे. सो इन दिस रूम जिसके साथ सेल्फ अटैच है y यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और b विल बी स्टोर्ड इन y. सो b की वैल्यू क्या है. b की वैल्यू जो है वो 3 है. सो 3 विल बी स्टोर्ड इन वेरिएबल y. उसके बाद क्या होगा. उसके बाद द कंप्यूटर विल एग्जिट दिस फंक्शन एंड इट विल कम बैक हेयर एंड ग्लोबल फ्रेम जो है ये वैनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा मेमोरी से और एक नया वेरिएबल क्रिएट होगा p1 के नाम से. और ये इस रूम का जो कनेक्शन था सेल्फ के साथ वो भी ख़त्म हो जाएगा एंड दिस रूम विल गेट अटैच टू
p1 variable. So this is how it works. ओके फिर उसके बाद एक इंस्ट्रक्शन है p2 इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स 3 4. अब क्या होगा, नाउ अगेन कंप्यूटर देखेगा कि राइट साइड पे कोऑर्डिनेट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लास शुड बी एग्जीक्यूटेड. लेकिन क्लास में क्या चीज़ एग्जीक्यूट होनी चाहिए, द इनिट फंक्शन. इनिट फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड. अगेन एक लोकल फ्रेम बनेगा, ठीक है, और दिस 3 will be transferred to A and 4 will be transferred to B. So A के अंदर जाएगा 3 और B के अंदर जाएगा 4. What about this self? Again a small room will be created and self will be attached to that room. Self will be attached to that room. फिर कंप्यूटर इनिट की बॉडी के अंदर आ जाएगा. यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं लेफ्ट हैंड साइड पे x और y, वो क्रिएट करेगा इस रूम में x एंड y. a के अंदर 3 है, ठीक है, सो x के अंदर 3 स्टोर हो जाएगा. y के अंदर b के अंदर 4 है, सो y के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 4 स्टोर हो जाएगा, क्योंकि y यहाँ पे लिखा y इज़ इक्वल टू b. b के अंदर अभी मैंने आपको बताया b के अंदर जो है वो 4 स्टोर हुआ हुआ, ठीक है. सो b के अंदर 4 स्टोर हुआ हुआ, यहाँ पे 4 स्टोर हुआ हुआ. फिर कंप्यूटर विल एग्जिट द इनिट फंक्शन, इट विल कम बैक टू लाइन नंबर 23 और साथ साथ ये जो लोकल फ्रेम है ये ख़त्म हो जाएगा, यानी सेल्फ का जो कनेक्शन है इस रूम के साथ ख़त्म हो जाएगा. ग्लोबल फ्रेम में एक नया वेरिएबल बनेगा p2 के नाम से एंड इट विल गेट अटैच टू दिस रूम. सो नाउ यू हैव 2 रूम्स, एक ये वाला रूम है और एक ये वाला रूम है. दोनों का अपना एक्स वाई वेरिएबल है और उनकी अपनी अपनी वैल्यूज़ जो है वो आपको नज़र आ रही हैं. इस रूम का नाम है p1 और इस रूम का नाम है p2. When this line will be executed, print p1.x. So again computer will go to the global frame, वो देखेगा p1 is connected to this room. So p1.x means p1 this room को point कर रहा है, उसके अंदर जो x की वैल्यू है उसको print कर दो. So p1 is pointing to this room, उसके अंदर जो x की वैल्यू है वो है 1. So 1 will be printed at the output. So 1 will be printed as the output. Print p1.y. इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि p1 वाले रूम में जाओ और उसमें जो y की वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो आउटपुट के ऊपर. So 3 will be printed as the output. I hope you got this point. ओके नाउ कुछ चीज़ें जो हैं वो अपने जहन में रखनी हैं. नंबर 1 मैं इसको मिटा देता हूँ. ओके सो नंबर 1, ये जो init फंक्शन है, दिस init फंक्शन इज़ कॉल्ड constructor. It is called constructor. The variables x and y at the left hand side of the equal sign, जिसके साथ self लिखा हुआ है init फंक्शन के अंदर, इन वेरिएबल्स को हम कहते हैं डाटा एट्रीब्यूट्स, या आप एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं. लाइन नंबर 22 में लाइन नंबर 22 में ये जो आपको ये कोऑर्डिनेट्स के साथ ये ब्रैकेट्स जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड इंस्टेंस.
और चूँकि ये P1 के बराबर है, देन यू कैन ऑल्सो से दैट P1 इज़ ऑल्सो इंस्टेंस ऑफ क्लास कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसी तरह ये जो P2 है, दिस इज़ अनदर इंस्टेंस, इसको भी इंस्टेंस कहते हैं। सो इफ़ आई आस्क हाउ मेनी इंस्टेंसेस आर देयर इन दिस कोड, देयर आर 2 इंस्टेंसेस इन दिस कोड, एक का नाम है P1 और दूसरे का नाम है P2। and keep in mind that P1 और P2 are the instances of the same class coordinate, यानी P1 create हुआ है due to calling class coordinate, इसी तरह P2 create हुआ है due to calling class coordinates। तो class coordinates की वजह से ये P1 और P2 दो objects जो हैं वो बने हैं। so P1 P2 basically objects हैं, लेकिन they are special objects, like say for example 1 is also an object, 1.5 भी एक object है, string भी एक object है, ये objects हैं सारे। P1 and P2 are also objects, but they are special objects created due to calling class coordinates, and these objects are also called instances। okay, so constructor attributes भी हो गए हैं। now I have written another function which is called distance, and it is a function, init भी एक function है, distance भी एक function है, just like any other function which we have studied from week 2। ठीक है, लेकिन both of these functions are inside a class, such functions are called methods। ठीक है, so methods are functions defined in a class। ठीक है, ये दोनों functions जो हैं ये चूँकि क्लास के अंदर है, क्लास के अंदर ये डिफाइन हुए हैं, क्लास के अंदर लिखे गए हैं, इसलिए इन फंक्शंस को फिर हम फंक्शंस नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे, मेथड्स कहेंगे। एंड इनिट मेथड का इनिट मेथड का एक स्पेशल नाम है और वो कंस्ट्रक्टर है, जिस तरह मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था। ओके, सो लाइन नंबर 26 में आपको नज़र आ रहा है एक ऑब्जेक्ट P1 which is an instance and another object P2 and name of a method distance। so this instruction is basically instructing the computer to execute the distance method inside the class coordinate। so computer क्या करेगा या Python क्या करेगा, Python जो है वो यहाँ से आएगा यहाँ पे, और डॉट से पहले जो कुछ भी है, फ़िलहाल तो P1 है, that will be transferred to self, और मेथड के ब्रैकेट्स के अंदर जो कुछ भी है that will be transferred to वेरिएबल O। ओके, सो सेल्फ के अंदर है P1 एंड O के अंदर है P2, और यू कैन से दैट self represents P1, O represents P2। now next computer will execute the instruction inside the body of distance function। यहाँ पे लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पे self.x, self क्या है P1, so this is basically P1.x माइनस O.x, O क्या है P2.x। so इसको आप रफ वर्क में इस तरह से लिख सकते हैं, x इज़ इक्वल टू P1.x माइनस O.x P2.x, sorry, P2.x की पावर 2। so what is P1.x and P2.x, go back to the previous slide। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं P1.x जो है उसकी वैल्यू 1 है एंड P2.x जो है उसकी वैल्यू 3 है।
So p1 dot x is 1 and p2 dot x is 3. आप यहाँ से भी देख सकते हैं p1 dot x is 1 and p2 dot x is 3. So 1 minus 3 is minus 2 की power 2, which will give you 4. Similarly, for when this instruction will be executed, y is equal to, so y is equal to self dot y. Self dot y, what is self? Self is p1. So p1 dot y minus, what is o dot y? O dot y, o is p2, so p2 dot y की पावर 2 is equal to, अगर आप पिछली स्लाइड से देख लें इनकी वैल्यूज़, सो p1 डॉट वाई की वैल्यू है 3 और p2 डॉट वाई की वैल्यू है 4. आप इधर से भी देख सकते हैं, ठीक है. सो दिस इज़ p1 डॉट वाई एंड दिस इज़ p2 डॉट वाई. सो 3 minus 4 is minus 1 की पावर 2 which will give you 1. And when this line will be executed, x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 1 की पावर 0.5, यानी अंडरूट 5 जो है वो आंसर आ जाएगा. सो अंडरूट 5 विल बी रिटर्न बैक टू दिस एक्सप्रेशन, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह पे अंडरूट 5 आ जाएगा और आउटपुट के ऊपर अंडरूट 5 जो भी डेसिमल या फ्लोटिंग नंबर में बनता है वो प्रिंट हो जाएगा आउटपुट के ऊपर. A couple of things to note down. Number 1, एट्रीब्यूट की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, एट्रीब्यूट की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, एट्रीब्यूट की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे इंस्टेंस का नेम, इंस्टेंस नेम इस केस में p1 है. फिर आप लगाएंगे डॉट, जिस तरह यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट है, और डॉट के बाद यहाँ पे x लिखा हुआ है, और फिर x इज़ द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट नेम. सो कीप दिस फॉर्मेट इन माइंड, कीप दिस कन्वेंशन इन माइंड. एक्सेस एनी एट्रीब्यूट, इंस्टेंस का नेम लिखेंगे और एट्रीब्यूट का नेम लिखेंगे. इंस्टेंस इज p1, p2 भी इंस्टेंस है इस कोड में, ठीक है. So in case of this code, it could be p1, it could be p2. Number 2, मेथड को कॉल करने के लिए, क्लास के अंदर मेथड को कॉल करने के लिए, मेथड कॉल करने के लिए what you have to do, you have to write the name of the instance. फर्स्ट राइट द नेम ऑफ द इंस्टेंस फर्स्ट. ये देखिए यहाँ पे p1 लिखा हुआ है, डॉट मेथड का नेम, और मेथड नेम के साथ स्मॉल ब्रैकेट्स, एंड स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर फिर यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं. इट कुड बी इंस्टेंस, it could be any other variable having integer or floating number or string. It could be a function name, it could be a list, it could be anything, ठीक है. सो इन स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आप कोई भी पाइथन ऑब्जेक्ट जो है वो लिख सकते हैं. लेकिन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट बिफोर द डॉट यू शुड राइट द नेम ऑफ द इंस्टेंस. अब इस इंस्टेंस, इस केस में, इस कोड के केस में वी हैव 2 इंस्टेंसेस. आप p1 भी लिख सकते हो, आप p2 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है. सो अगर आप p2 लिखते हैं यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे आप p1 लिखना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू करेक्टली फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. एंड बाय द वे इस कोड में p1 इज़ अ पॉइंट इन 2D प्लेन, say 1 and 3, whereas p2 is another point 3 and 4,
maybe somewhere over here. And what distance method is doing, it is calculating the distance between the 2 points. It is calculating the distance between the 2 points. Anyway, so मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आप P1 या P2 जो है वो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, देयर इज़ नो इशू एट ऑल. एंड यहाँ पे आप कोई अदर एनी ऑब्जेक्ट यू कैन राइट ओवर हियर, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ. लेकिन इन केस ऑफ दिस कोड, इफ़ यू वांट टू फाइंड द डिस्टेंस, यहाँ P2 लिखने से फिर आपको यहाँ पे P1 जो है वो ज़रूर लिखना पड़ेगा. सो कीप दिस थिंग इन माइंड. ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपने जहन में रखने हैं. अच्छा, कुछ रूल्स और भी हैं जो याद रखने वाले. नंबर 1, जो कंस्ट्रक्टर है, इसमें आपने कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखनी. एंड नेचुरली इट रिटर्न्स बैक नन. इट रिटर्न्स बैक नन, but you should not write return statement, otherwise you will get an error. Number 2, क्लास के हर मेथड में, क्लास के, चले उर्दू में लिख देता हूँ, क्लास के हर मेथड का जो पहला आर्गुमेंट है, पहला आर्गुमेंट का पहला आर्गुमेंट should always be self. Keep this rule in mind. It should always be self. क्लास के हर मेथड का पहला आर्गुमेंट हमेशा सेल्फ होना चाहिए. ठीक है, कीप दिस थिंग इन माइंड. एंड या that's it. So I hope you got this point. And yeah, so okay. ओके, सो नाउ मैं पाइथन ट्यूटर में इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देता हूँ. सो दिस इज़ पाइथन ट्यूटर. और आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट होगी. इसके नतीजे में ग्लोबल फ्रेम में कोऑर्डिनेट्स के नाम का एक वेरिएबल जो है क्रिएट हुआ है, एंड इट गेट्स अटैच टू रूम, जिसमें एक इनिट फंक्शन जो है वो उसका नाम जो है वो लिखा हुआ. ठीक है, कोड को थोड़ा सा चलें चेंज कर देते हैं. से मैं डिस्टेंस कोड को भी बीच में ले आता हूँ. सो अगर मैं डिस्टेंस का कोड भी यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन, विजुअलाइज एग्जीक्यूशन करने के नतीजे में आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस फंक्शन का नाम भी जो है वो यहाँ पे आ गया हुआ. ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है ये वाली एग्जीक्यूट होगी. इसके नतीजे में इनिट फंक्शन, यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड दैट जब भी नया इंस्टेंस बनता है तो, या जब भी क्लास कॉल होती है, तो सबसे पहले इनिट फंक्शन जो है वो चलता है, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर जो है वो चलता है. तो आप देखेंगे डायरेक्टली कंप्यूटर जो है वो कंस्ट्रक्टर में जाएगा. सो यू कैन राइट इट ओवर हियर कि maybe you can say point number 3, whenever a new instance is created, whenever a new instance is being created, or you can say whenever a class is being called, init function runs first. ओके, सो वापस यहाँ पे आ जाते हैं. सो इनिट फंक्शन जो है वो रन हो गया. तो आप देख सकते हैं ए के अंदर 1 आ गया है, बी के अंदर 3 आ गया है, एंड सेल्फ इज़ पॉइंटिंग टू अ रूम जो कि अभी नज़र नहीं आ रहा हमें. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज़ सेल्फ डॉट एक्स इज़ इक्वल टू ए. ये देखिए एक रूम जो है बन गया है, उसके अंदर एक्स वेरिएबल है, उसकी वैल्यू जो है 1 सेट की गई है, वाई की वैल्यू 3 है, एक रूम है, एंड सेल्फ इज़ पॉइंटिंग टू दिस होल रूम. ठीक है, एंड यू कैन सी दैट इनिट फंक्शन रिटर्न्स नन. एंड what will be the next step? कंप्यूटर will exit this function. जैसे ही कंप्यूटर इस फंक्शन को एग्जिट करेगा, ये वाली जो कनेक्शन है ये ख़त्म हो जाएगी, और P1 के साथ ये ग्लोबल फ्रेम में ये देखें अटैच हो गया. ओके, what will happen if I write say print
p1 dot distance p2 visualize p2 ओके p2 इज़ नॉट क्रिएटेड, सो p2 को क्रिएट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट p2, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ p2, p2 कोऑर्डिनेट की 3 and 4, सो इसको कर लें आप 3, इसको आप कर लें 4, सो इसको एग्जीक्यूट, ठीक है। आप देख सकते हैं कि P1 और P2 के नाम से दो रूम्स जो हैं वो क्रिएट हो गए हैं एज एक्सप्लेन्ड। नाउ व्हाट विल हैपन, डिस्टेंस फंक्शन विल बी कॉल्ड, ठीक है, क्योंकि फंक्शन कॉल की निशानी क्या है, उसका नाम, या मेथड कॉल की निशानी क्या है, मेथड का नाम लिखा हुआ है और उसके साथ स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सेल्फ इज़ अटैच टू P1, self is attached to P1 whereas O is attached to P2, O is attached to P2, ठीक है। सो उस लोकल फ्रेम के अंदर ही x की वैल्यू, ये देखें 4 आ गई है, y की वैल्यू 1 आ गई है, रिटर्न वैल्यू इज़ √5 which is 2.2361 and this value will be returned back to line number 14 and will be printed at the output. So I hope you got this point. Okay, so new instruction has been added, print P1, print the point P1. So naturally we expect the output to be something like this, 1,3. Point P1 represents this point. Let's see कि हमारी expectation जो है वो पूरी होती है कि नहीं होती। Okay, so this is the code. सो लेट्स सी प्रिंट P1 करने से क्या होता है। तो जैसे ही मैं कोड को रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 1 प्रिंट हुआ है, इस इंस्ट्रक्शन की वजह से 3 प्रिंट हुआ है, इस इंस्ट्रक्शन की वजह से 2.236 प्रिंट हुआ है इसकी वजह से, और प्रिंट P1 की वजह से ये एक अजीब व गरीब सी चीज़ जो है वो प्रिंट हो गई है, नॉट अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन। तो इसका मतलब क्या है, ये आप थर्ड सेमेस्टर में डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के कोर्स में मैं आपको बताऊँगा। सो वी हैव नॉट रिसीव द आउटपुट एज एक्सपेक्टेड, और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसको पता है कि मैंने से फॉर एग्ज़ाम्पल 1 को कैसे प्रिंट करना है, 1.5 को कैसे प्रिंट करना है, एक स्ट्रिंग को कैसे प्रिंट करना है, एक लिस्ट को कैसे प्रिंट करना है, एक डिक्शनरी को कैसे प्रिंट करना है। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आपने बिल्ड नहीं किया, दे वर ऑलरेडी बिल्ट इन टू द पाइथन लैंग्वेज। ये बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स हैं, आपने क्रिएट नहीं किया। प्रिंट स्टेटमेंट नोज हाउ टू प्रिंट ऑब्जेक्ट्स डेट आर बिल्ट इन, डेट आर नॉट क्रिएटेड बाय द यूज़र, यूज़र जो है वो आप है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो P1 है ये भी एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन इट वाज क्रिएटेड बाय यू, सो इट डजंट नो हाउ टू प्रिंट योर ऑब्जेक्ट्स। तो हमें प्रिंट स्टेटमेंट जो है उसको सिखाना पड़ेगा कि हाउ टू प्रिंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड बाय यूज़र, created by user programmer. For that purpose we will use a special function which is called $str_, और इसका सिर्फ एक ही आर्गूमेंट है सेल्फ। इसको आपने रट्टा लगा लेना है, रट्टा एक ही आर्गूमेंट होता है इसका, ठीक है। और इसके अंदर हम लिखेंगे रिटर्न, it should always return a string. Keep this thing in mind. str function should always return a string. ओके, क्या रिटर्न करें, हमें आउटपुट इस शेप में चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए। तो एक ब्रैकेट है, लेफ्ट स्मॉल ब्रैकेट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, कॉन्कैटिनेट विद 1। ओके, सो 1 जो है ये किसके अंदर है, p1.x के अंदर, इफ़ यू रिमेंबर। सो 1 इज़ इन p1.x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे p1.x प्लस
comma in the form of string, everything in the form of string, plus 3 किसके अंदर था, 3 अंदर था p1 डॉट y के अंदर, p1 के रूम में y वेरिएबल के अंदर, सो p1 डॉट y. ओके, सो स्ट्रिंग concatenated with p1.x. p1.x के अंदर क्या है, p1.x के अंदर 1 है. So can you concatenate string with an integer? The answer is no. आप सिर्फ स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ concatenate कर सकते हैं, यानी ये जो प्लस का ऑपरेटर है फॉर concatenation, उसके लेफ्ट ऑपरेंड और राइट ऑपरेंड स्ट्रिंग होनी चाहिए. So you have to convert this and this into a string before concatenating. So what you can do, you can use the built-in function str for concatenation. ठीक है. So if you simplify this instruction or expression, it will be something like this, 1,3. ये वाला ब्रैकेट जो है वो ये है, p1.x 1 है, कॉमा p1.y जो है वो ये है, और हाँ एक और चीज़ है, प्लस राइट ब्रैकेट, राइट स्मॉल ब्रैकेट. So if you write this whole thing in the form of string will be you can say printed at the output, or you can say that it will be returned back and replace this expression, and this whole thing will be printed at the output. So करके देखते हैं फिर. So come back over here and इसको थोड़ा सा ख़त्म कर देते हैं. Even this, so define _str self return bracket plus str p1.x plus comma plus str p1.y प्लस ब्रैकेट. और जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये देखिए 1,3 जो है वो आउटपुट के ऊपर आ गया. प्रीवियसली ये आ रहा था और कोड चेंज करने से जो है ये आ गया. आप एक और काम भी कर सकते हैं कि इसकी जगह पे आप एफ स्ट्रिंग जो है यूज़ कर सकते हैं. कैसे? आप एफ स्ट्रिंग एफ लिखें, फिर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, लेफ़्ट एंड राइट, एंड फिर वन लिखना है आपने. 1 इज़ इन p1.x, इट इज़ अ वेरिएबल. एफ स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल्स आर ऑलवेज रिटन विद इन कर्ली ब्रैकेट्स. तो self.x कॉमा कर्ली ब्रैकेट्स self.y, और इसको आप रन करके देखेंगे सेम आउटपुट आ गया 1,3. तो पर्सनली आई थिंक दिस इज़ मच ईजियर वे टू create a string, and I prefer this way. It's up to you. Concatenation यूज़ करें या string यूज़ करें, it's up to you, no problem. So basically यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये हुआ है कि लाइन नंबर 27 जब एग्जीक्यूट होगी तो ये जो ऑब्जेक्ट p1 है दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू सेल्फ, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है self.x. तो सेल्फ के अंदर क्या है? सेल्फ के अंदर तो p1 है. सो p1.x की वैल्यू क्या है? वो तो 1 है. सो यहाँ पे 1 आ जाएगा. सिमिलरली self.y का मतलब है p1.y यानी p1 के रूम में जो y वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है? वो तो 3 है. तो इस पूरे की जगह पे 3 आ जाएगा, एंड 1,3 विल बी रिटर्न बैक. ओवर हेयर ये जो आपने एक मेथड यूज़ किया है str, इट इज़ अ स्पेशल मेथड. It is called a special method. It is in fact one of the special methods
which changes the behavior of print statement. अब print statement जो है आपके कंट्रोल में है. आप किसी भी फॉर्म में, किसी भी फॉर्मेट में आप अपने पॉइंट जो है उसको प्रिंट करवा सकते हैं. एक बंदा कहता है नहीं मुझे ये राउंड ब्रैकेट्स जो है पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, रन करके देख लें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन जो है वो आ गया. what this is saying to you, it is saying that ये जो str फंक्शन है, by using this you can change the behavior of print statement. print statement जो है आपके कंट्रोल में आ गया है. you can use str function, to control print statement in a way which allows you to display any any string in any style at the output. ठीक है, so str is a special function. ठीक है, so by using str special method you can print user defined objects. You can print user defined objects in any format, in any way, in any style you want. ठीक है, अभी मैंने स्टाइल चेंज करके दिखाया था आपको. प्रीवियसली मेरे स्टाइल में क्या था, 2 राउंड ब्रैकेट्स थे, फिर मैंने स्टाइल थोड़ा सा चेंज किया है, मैंने ये वाला स्टाइल जो है वो प्रिंट कर दिया था आउटपुट के ऊपर. सो कीप दिस थिंग इन माइंड. वन लास्ट थिंग बिफोर द ब्रेक. एक वेरिएबल आप देख रहे हैं यहाँ पे q इज़ इक्वल टू 100 जो क्लास की बॉडी के अंदर है लेकिन किसी मेथड के अंदर नहीं है. सो सच वेरिएबल इज़ कॉल्ड अ क्लास वेरिएबल. इसको क्लास वेरिएबल कहते हैं और इसको एक्सेस करने का तरीका ये है कि आप क्लास का नेम लिखेंगे डॉट क्लास वेरिएबल का नाम. सो क्लास वेरिएबल को एक्सेस करने का तरीका जो है वो ये है कि आप लिखेंगे क्लास का नेम, डॉट लगाएंगे और वेरिएबल का नेम लिखेंगे, क्लास वेरिएबल का नेम लिखेंगे. keep this thing in mind. This is also a very important, you can say, technique to do something. वो आप देखेंगे लैब 10 में क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में. क्लास वेरिएबल जो है उसको कहते हैं. ओके, सो अप टिल नाउ यू हैव लर्न मैनी थिंग्स. नंबर 1 आपने देखा कि ओके, सो इन मैं आपको बताऊंगा वो क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ी हैं. सो you have seen that in this code you have basically created 2 objects and you have tried to solve some problem like finding out the distance between 2 points. So by creating 2 objects belonging to some class you have solved a particular problem. That is why this way of programming is called object oriented programming. Object oriented programming is a way of programming in which you use objects, you create objects, you use objects of a particular class or classes to solve some complex problems. And why do we use class? Because ओके, सो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ये मैंने एक टास्क दिया था किसी को एंड द टास्क वाज टू क्रिएट 5 points 5 points in 2D plane और and find out the distance between any 2 points. तो ये कोड उसने लिखा स्टूडेंट ने. सिमिलरली एक और स्टूडेंट ने ये कोड लिखा एंड
both are working fine, कोई issue नहीं है, there is no issue at all. But have a look at this code, and I think that this third code is more understandable, readable. You can easily catch errors, you can easily debug it. So using class or using object oriented programming, OOP इसका short form है OOP. Using OOP you can solve complex problems easily. You can easily code and solve complex problems using OOP. So this is why we use OOP. You can clearly see very complex code over here, very complex code over here. Both are working fine, understandable लेकिन इतना नहीं है, readable भी इतना नहीं है. आपको थोड़ा सा दिमाग जो है वो लगाना पड़ेगा इनको समझने के लिए, लेकिन this is fairly easy to understand, fairly easy to read and debug as well. So this is one of the biggest advantages of using OOP. It helps you to solve problems easier through programming, object oriented programming, the name of this topic. So I hope you have understood whatever I have explained, and we'll meet after a short while. ओके सो ये कोड गिवन है, लेकिन ये इनकम्प्लीट कोड है. इसमें क्लास जो है वो एम्प्टी आपको नज़र आ रहा है, और क्लास के अंदर जो कोड है वो आपने खुद फिल करना है, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट्स जो है वो गिवन है. सो से फॉर एग्जांपल दिस इज़ द रिक्वायर्ड आउटपुट, और इसमें आपको 1 2 3 4 चीज़ें प्रिंट होती हुई नज़र आ रही हैं. तो कोड में भी 4 प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं. सो इस प्रिंट स्टेटमेंट का ताल्लुक इस 3 के साथ है, इस प्रिंट स्टेटमेंट का ताल्लुक इस 4 के साथ है, इस प्रिंट स्टेटमेंट का ताल्लुक 0.3, और इस प्रिंट स्टेटमेंट का ताल्लुक जो है वो इसके साथ है. एग्ज़ाम में भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, एंड यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि रिक्वायर्ड आउटपुट क्या है, रिक्वायर्ड और गिवन चीज़ें क्या है. गिवन कोड जो है वो ये है, एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड आउटपुट. ट्राई टू रिलेट both of them together and then start writing the code. Okay, so in this code there are 2 instances. One instance is f1, the second instance is f2. So there are 2 instances. How many attributes are there? So अगर आप देखें तो फ्रैक्शन क्लास के 2 attributes हैं. तो ब्रैकेट्स के अंदर क्लास नेम के अंदर जो नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स हैं उनको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस क्लास के एट्रीब्यूट्स कितने हैं. सो देयर आर 2 एट्रीब्यूट्स, देयर आर 2 इंस्टेंसेस, देयर आर 2 एट्रीब्यूट्स. हाउ मैनी मेथड्स आर देयर? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट का नेम है टाइम्स, लेकिन इसके साथ ब्रैकेट्स भी हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टाइम्स ऑब्जेक्ट है दिस इज़ अ मेथड. सो 1 मेथड प्लस 1 इनिट मेथड. हर क्लास में इनिट मेथड जो है वो ज़रूर होता है. सो बेसिकली वी हैव देयर शुड बी 2 मेथड्स इन दिस क्लास फ्रैक्शन. एक कंस्ट्रक्टर है और एक दूसरा मेथड है जिसका नाम है टाइम्स. एंड देन मे बी वी विल सी देयर कुड बी 1 मोर मेथड, वो अभी हम देखेंगे. ओके, सो 2 इंस्टेंसेस, 2 एट्रीब्यूट्स के नेम्स भी गिवन है. अगर आप गौर से देखें यहाँ पे दिस इज़ नेम ऑफ द इंस्टेंस डॉट NUM, और NUM या DEN के साथ कोई ब्रैकेट्स नहीं है, तो इट मीन्स दैट बोथ ऑफ देम आर एट्रीब्यूट्स, नेम ऑफ द एट्रीब्यूट्स. सो वी हैव 2 एट्रीब्यूट्स जिनके नेम्स क्या है, num and den, numerator and denominator. So basically this 3 will go to num and this will go to den, this will go to num and this will go to den. Okay, this is what I am trying to say. So this will go to num, this will go to num as well.
So by looking at the code, you can figure out many things like number of instances and the names of the attributes and the names of the methods and some other stuff as well. Okay ji, so the first thing which we should do is we should write an init function. So यहाँ पे we'll write an init function. So def $_ init $_ और अभी मैंने बताया था आपको कि क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स हैं उनका पहला आर्गुमेंट हमेशा सेल्फ होना चाहिए. दिस इज़ द कन्वेंशन. ओके, सेल्फ के अलावा कोई भी नेम आप रख सकते हैं जैसे z x y, लेकिन कन्वेंशन इज़ टू राइट सेल्फ. ओके, सो फ्रैक्शन के ब्रैकेट्स के अंदर कितने आर्गुमेंट्स हैं? 2. सो देयर शुड बी 2 मोर वेरिएबल्स इन एडिशन टू सेल्फ वेरिएबल. सो 2 और वेरिएबल ले लें, से a ले लें और b ले लें. सो कीप दिस थिंग इन माइंड. जितने आर्गुमेंट्स आपको क्लास नेम के ब्रैकेट्स के नज़र आए के अंदर नज़र आए, उतने आर्गुमेंट्स +1 आर्गुमेंट्स इनिट के होने चाहिए. सो इफ देयर आर 2 ओवर हियर, then there should be 3 arguments of init method. If there are say 5 arguments over here, then there should be 6 arguments in the brackets of init. ठीक है, सेल्फ एक एक्स्ट्रा जो है वो आ जाएगा. ओके, सो अभी हमने डिसाइड किया था कि नेम ऑफ द एट्रीब्यूट्स क्या है, नम और den. सो नम आपने इक्वल का साइन लिखना है, इक्वल का साइन लिखना नम एंड den, लेकिन इनसे पहले आपने सेल्फ डॉट भी लिखना है. दिस इज़ द रूल. सेल्फ डॉट टू क्रिएट एट्रीब्यूट्स क्रिएट करने के लिए यू शुड राइट सेल्फ एंड नेम ऑफ द वेरिएबल. नेम ऑफ द वेरिएबल सेल्फ. create attribute. ओके, इक्वल के राइट हैंड साइड पे सो क्या आएगा? सो दिस 3 will go to A, this 4 will go to B. Similarly this 2 will go to variable A and this 5 will be transferred to variable B. तो मैं चाहता ये हूँ कि ये फ्रैक्शन जो है, बेसिकली ये फ्रैक्शन जो है वो कुछ इस तरह से है, 3/4 एंड दिस इज़ 2/5. सो दिस शुड गो टू द वेरिएबल num न्यूमरेटर एंड दिस शुड गो टू वेरिएबल d(n). ओके, सो लेकिन जब फंक्शन कॉल होगा, जब क्लास कॉल होगी, 3 विल बी ट्रांसफर्ड टू a and b will be transferred to 4 will be transferred to b. So using a and b I can store 3 and 4 in num and den. How? self.num is equal to a लिख के, self.den is equal to b लिख के. And both of these instructions are part of the init method, so there should be some indentation over here or maybe okay, so spaces जो है वो यहाँ पे होने चाहिए. यहाँ पे आप हार्ड कोड नहीं कर सकते, मतलब 3 और 4 डायरेक्ट नहीं लिख सकते. उससे क्या होगा कि उससे ये होगा कि जितने भी इंस्टेंसेस क्रिएट होंगे, लाइक से फॉर एग्जांपल मैं क्रिएट करता हूँ f3 इज़ इक्वल टू फ्रैक्शन 1,5. मैं ये बनाना चाहता हूँ फ्रैक्शन 1/5. तो जब क्लास कॉल होगी, 1 जाएगा a में, 5 जाएगा b में, लेकिन नम वेरिएबल के अंदर 3 ही स्टोर होगा और den के अंदर 4 ही स्टोर होगा. 1 और 5 will not be stored in num and den respectively. हार्ड कोड नहीं कर सकते हम इसको. So there should be a and there should be b. Okay, so init function जो है complete हो गया, and we have also taken care of this and this as well. ठीक है, so इतना कोड लिखने से आप देखेंगे कि आपका जो कोड है वो सही चलेगा. सो क्लास फ्रैक्शन
define init self a comma b self dot num is equal to a, self dot denominator is equal to b, f1 is equal to fraction. What is the value of the fraction? 3, 4 and 2, 5. So 3 comma 4, f2 is equal to fraction 2 comma 5. Print f1 dot num, print f1 dot denominator 10. फ्रैक्शन का नाम ठीक कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं इसको, क्लियर। क्लियर इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 3, 4 जो है वो आ गया for fraction 1. Similarly, if you want to check the num and then for f2 you can check 2, 5 store हो गया. Okay, so successfully we have completed the implementation of for line number 64 and 65 instruction. लाइन नंबर 66 में ये चीज़ हमें इंडिकेट कर रही है that we should write a method times. Okay, so let's write a method times. So इसके अंदर with proper indentation define times. Okay, so आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि self आपने ज़रूर लिखना है. Self should always be the first argument of all the methods in the class. फिर आपने देखना है कि टाइम्स के ब्रैकेट के अंदर कितने वेरिएबल्स हैं. सो फॉर इन दिस केस देयर इज़ ओनली वन ऑब्जेक्ट और वन वेरिएबल, सो देयर शुड बी वन मोर वेरिएबल अदर देन सेल्फ. तो इसका नाम आप कुछ भी ले सकते हैं. से मैं इसका नाम लेता हूँ से ओ. ठीक है, सो दिस इज़ ओ कॉलम. So what will happen when this function or when this instruction will run? F1 will be transferred to self and F2 will be transferred to O. ठीक है, आपको याद होगा मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट सेकंड स्लाइड. Okay, so now we know that सेल्फ में है f1. सेल्फ रिप्रेजेंट्स f1 and O represents f2. Okay, now what do we want? We want to this times method to multiply both the fractions f1 and f2. So 3 by 4 multiplied by 2 by 5 should be equal to 6 divided by 20, which is I think something like 0. I don't know, maybe say 2, maybe something like that. I don't know, whatever the decimal number is. Okay, so basically what we want to multiply both the fractions. Okay, how can we do? One easy way is to multiply the numerators first. So मैं एक वेरिएबल लेता हूँ से n इज इक्वल टू. ओके, सो ये जो 3 है इट इज स्टोर्ड इन वेरिएबल num ऑफ इंस्टेंस f1. आपको याद होगा f1 डॉट num, ये जो f1 डॉट num आपने किया था उसकी वैल्यू आई थी 3. सो 3 इज़ बेसिकली f1 डॉट num. f1 के रूम में नम वेरिएबल के अंदर 3 जो है वो स्टोर्ड है. सो व्हाट आई कैन डू ओवर हियर के एंड सिमिलरली ये जो 2 है ये f1 डॉट den है, सॉरी f2 डॉट num है. ये जो 4 है दिस इज़ f1 डॉट den एंड 5 जो है ये f2 डॉट den.
ठीक है, F2 रूम के den वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ हुआ है, ठीक है, हमने स्टोर कर दिया था यहाँ पे ये दो इंस्ट्रक्शंस लिख कर, ठीक है। सो F1 डॉट num एंड F2 डॉट num। सो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 करना चाहता हूँ, F1 dot num multiplied by F2 dot num, but my F1 is inside self, so instead of writing F1, which you should not, you should write self dot num multiplied by 2 किसके अंदर है, F2 dot num, and F2 किसके पास है, O के पास, so you should write O dot num, ठीक है। Be very careful, you should not write the name of the instance, for example F1 directly over here. You should not write the name of the instance like say F2 directly over here, not allowed, not a good practice, ठीक है। So it's not a good practice. Similarly create another variable d is equal to which multiplies the denominators 5 and 4, so आप लिख सकते हैं self dot den multiplied by O dot den, okay, and then what you can do, you can return back the result, return n divided by d which is 6 divided by 20, और fraction में कोई आंसर आ जाएगा 0.2 something, and that answer will be returned back to this expression and will be printed at the output. So we have completed writing the times function. Okay, so let's write this function over here. Define times self comma O n is equal to self dot num multiplied by O dot num, t is equal to self dot den multiplied by O dot den, return n divided by d, print F1 dot times F2, and if you run the program see that 0.3 जो है वो आउटपुट के ऊपर आ गया। So 6 divided by 20 is 0.3. Okay, let's see what if I write maybe F1 over here and F2 over here. So you can see that यहाँ पे आउटपुट जो है वो आ गया है। What if I have say another fraction F3 is equal to say fraction 1,5 and another fraction say F4 which is say 2,5, and I want to write I want to multiply F3 with F4. So what is the expected answer? The expected answer is 2 divided by 25. 2 divided by 25 which is 0.08. So इसको कोड को रन करके देखते हैं. You can see that the answer which I got is 0.24. उसकी वजह ये है कि F3 गया सेल्फ में, F4 गया O में, लेकिन न्यूमरेटर किसका मल्टीप्लाई हो रहा था? F1 का और F2 का, यानी 3 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे थे आपस में. जबकि यहाँ पे मैंने क्या दिया F3, मैंने यहाँ पे क्या दिया F4. आई इंटेंड टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स ऑफ फ्रैक्शन F3 एंड F4 जो कि नहीं हो सका. सो दैट इज़ वाई दिस इज़ नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू डायरेक्टली राइट द नेम ऑफ द इंस्टेंस ओवर हियर. अगर मैं यहाँ पे लिखता सेल्फ और मैं यहाँ पे लिखता से O, then you will get the correct answer 0.08. I hope you got this point. Okay, so now I want to be a bit
clever and I don't want to use this function to multiply, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मैं स्टैटिक का साइन यूज़ करूँ और दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करूँ. Over here I intend again to multiply two fractions, 3 by 4 multiplied by 2 by 5, and get the answer 6 divided by 20. Okay, let's see if I can do. So go back and write C is equal to F1 multiplied by F2 and play, and you can see that I got an error. So इसकी वजह क्या है? अगेन उसकी वजह वही है, और वो वजह क्या है? वो वजह ये है कि this multiplication sign doesn't know how to multiply two user defined या created objects. अगर आप गौर से देखें, लेफ़्ट साइड पे एक ऑब्जेक्ट है जो हमने क्रिएट किया, राइट हैंड साइड पे एक ऑब्जेक्ट है वो भी हमने क्रिएट किया, एंड मल्टीप्लिकेशन साइन डजंट नो हाउ टू मल्टीप्लाई, द स्टैटिक साइन डजंट नो हाउ टू मल्टीप्लाई टू यूज़र डिफाइंड या क्रिएटेड ऑब्जेक्ट्स. It is similar to the print statement which didn't know how to print user defined object. तो प्रिंट का बिहेवियर चेंज करने के लिए हमने यूज़ किया था str फंक्शन, and you have guessed correctly that to change the behavior of static sign we will be using a special method which is called mul, M-U-L, mul, double underscore over here, double underscore, और इसके दो आर्गूमेंट्स हैं, ये इनको आपने रट्टा लगाना है. एक तो सेल्फ होता है एंड द अदर आर्गूमेंट, द नेम ऑफ द अदर आर्गूमेंट इज़ अदर. कन्वेंशन जो है वो ये है, लेकिन आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. सो वी विल बी यूजिंग दिस स्पेशल मेथड टू चेंज द बिहेवियर ऑफ static sign, to enable static sign to multiply two user defined objects. ओके, तो आपने याद रखना है कि जब ये वाली इंस्ट्रक्शन चलेगी इस मेथड की मौजूदगी में, तो स्टैटिक के लेफ़्ट हैंड साइड पे जो ऑब्जेक्ट है या ऑपरेंड है वो जाएगा सेल्फ में, और राइट हैंड साइड वाला जो ऑपरेंड है वो जाएगा दूसरे वेरिएबल के अंदर. ठीक है, सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेल्फ में, सेकंड ऑब्जेक्ट अदर वेरिएबल के अंदर. सो इट मीन्स दैट जो सेल्फ है उसके अंदर इट रिप्रेजेंट्स F1 एंड अदर रिप्रेजेंट्स F2. okay, now again I want to multiply. Use the previous approach. First multiply both the numerators, so take a variable n, multiply both the numerators. so 3 जो है ये किसके अंदर है? ये है f1 डॉट नम के अंदर. 2 किसके अंदर है? f2 डॉट नम के अंदर. 4 किसके अंदर है? वो है f1 डॉट den के अंदर, और 5 किसके अंदर है? वो है f2 डॉट den के अंदर. so instead of writing f1 f2 directly, I will write self dot num multiplied by other dot num, and multiply both the denominators of both the fractions. Self dot den multiplied by other dot den, and you can write return, and you can write n divided by d. so let's try this out. so we will use a special method def mul self other. basically this is the same code जो हमने यहाँ पे लिखा. कॉपी, आप लोगों का फेवरेट काम है कॉपी पेस्ट. सेल्फ डॉट नम, इसको आप कर लें अदर, इसको भी आप कर लें अदर, और आप कर सकते हैं क्या? प्रिंट सी. ठीक है, सो इसको आपने कहना है
F1 F2 जो प्रीवियस वैल्यूज़ थे, इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 0.3, ये वाला 0.3 इसको प्रिंट किया है इस वाले इंस्ट्रक्शन में, यानी इसका मतलब ये हुआ कि सी के अंदर 0.3 आंसर जो है वो स्टोर्ड है। इट मीन्स दैट मल्टीप्लिकेशन साइन हैज़ वर्कड करेक्टली। जबकि पहले क्या मसला आ रहा था, मल्टीप्लिकेशन साइन की वजह से मतलब इस कोड की गैर मौजूदगी में एरर आ रहा था, ये एरर आ रहा था, ये टाइप एरर आ रहा था, ठीक है। और जब मैंने इस कोड को इंक्लूड किया तो कोई एरर नहीं आया, और जब आप इसको प्रिंट करेंगे सी को, इट विल प्रिंट आउट द करेक्ट वैल्यू 0.3। okay, this is fine. One thing which you can do over here is you can write, इसकी जगह पे आप लिख सकते हो फ्रैक्शन n, d। अच्छा, इसको लिखने से क्या होगा, इसको लिखने से ये होगा कि बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर रिटर्निंग बैक एन इंस्टेंस। आप इंस्टेंस को रिटर्न, याद करो मैंने आपको बताया था, सॉरी ये स्मॉल एफ है, ये स्मॉल एफ है, ओके, दिस इज स्मॉल एफ। सो योर दिस इज कॉल्ड इंस्टेंस। यू कम बैक टू दिस स्लाइड, तो आप देख सकते हैं मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि दिस इज कॉल्ड एन इंस्टेंस। यू कैन रिटर्न बैक एन इंस्टेंस, आप इंस्टेंस को भी रिटर्न बैक कर सकते हो। इंस्टेंस रिटर्न बैक करने से अब देखते हैं क्या होता है। सो व्हेन दिस इंस्ट्रक्शन विल बी कॉल्ड, व्हाट विल हैपन, एन के अंदर स्टोर हो जाएगा 6 और डी के अंदर स्टोर हो जाएगा 20, ओके। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रैक्शन कंप्यूटर पाइथन देखेगा, ये तो क्लास का नेम है, और जब भी क्लास का नेम मतलब जब भी आप क्लास को कॉल करते हो तो इनिट मेथड जो है वो रन होता है। सो नाउ init method will run. So this is the init method. init method will run. Okay, so init method में अब क्या होगा, n के अंदर क्या है, n के अंदर 6 है, n के अंदर जो है वो 6 है और d के अंदर 20 है। So जब init method कॉल होगा 6 will be transferred to a and 20 will be transferred to b. So जब init method जो है कॉल होता है तो एक नया रूम जो है वो क्रिएट होता है, एक लोकल फ्रेम जो है उसके साथ ही क्रिएट होता है, लोकल फ्रेम। उसमें जो सेल्फ है कि कौन सा सेल्फ, ये वाला सेल्फ, ये वाला सेल्फ, दिस सेल्फ गेट्स कनेक्टेड टू दैट रूम, और जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्रिएट हो जाते हैं उस रूम में, नम एंड डेन। सो नम के अंदर जाएगा 6 और डेन के अंदर जाएगा 20। फिर कंप्यूटर जो है वो इस फंक्शन से बाहर आ जाएगा, मेथड से बाहर आ जाएगा, ये लोकल फ्रेम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, एंड दिस रूम विल बी रिटर्न बैक। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज़ अ रूम containing two variables num and den, and this whole room जिसको मैं इंस्टेंस कह रहा हूँ, ओके। सो बेसिकली इसका प्रॉपर नेम जो है वो इंस्टेंस है, लेकिन आपको समझाने के लिए रूम कह रहा हूँ। सो दिस रूम विल बी रिटर्न बैक टू द थिंग विच कॉल्ड मल फंक्शन। किसने मल फंक्शन को कॉल किया, ये इस स्टैटिक साइन ने, इस एक्सप्रेशन ने मल फंक्शन को कॉल किया। सो दिस होल रूम विल बी रिटर्न बैक टू दिस एक्सप्रेशन। इन अदर वर्ड्स इस रूम का नाम अब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इन ग्लोबल फ्रेम सी विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस रूम। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। सो सी विल बिकम a new instance. It will become a new instance having two attributes num and den. Okay. So
let's go over here and instead of writing this, let's write fraction n comma d. ठीक है, एंड जब आप इस कोड को रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो मैसेज आया है वो इसकी वजह से आया. इट इज़ नॉट एबल टू प्रिंट सी प्रॉपरली. वाई? अगेन C is an object, it's not an integer, it's not a number as it was before writing this. ठीक है, so it's now a new instance and print statement को ये नहीं पता कि instance या user defined object को print कैसे करते हैं. So if you want to change the behavior, you have to write your own str function, special method str, which always has only one argument, self, and it always returns back a string. So f मैंने यहाँ पे लिख दिया. So I want to return back the answer in say decimal form. So how can you do it? You can write self dot num divided by self dot den. ठीक है, तो जब ये वाली इंस्ट्रक्शन चलेगी c विल बी ट्रांसफर टू सेल्फ. तो c डॉट नम के अंदर क्या है? c डॉट नम के अंदर तो c डॉट नम के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे c डॉट नम के अंदर 6 है, c डॉट den के अंदर 20 है. सो गो बैक ओवर हियर, go back to this code. So c dot num is 6, c dot den is 20. तो दोनों चीज़ें जो है मल्टीप्लाई हो गई, स्ट्रिंग में कन्वर्ट होंगी एंड इट विल बी रिटर्न बैक एंड 0.3 विल बी प्रिंटेड एट द आउटपुट. if you want the answer in fraction form, not in decimal form, वो भी आप कर सकते हैं. कैसे आप लिख सकते हैं? से self dot num divided by self dot den. You can see that 6 by 20 जो है आंसर आ गया. And I think this was the required output over here. This was the required output, 6 divided by 20. So by looking at this code or the required output, आप देख सकते हैं कि we want 3 multiplied by 2. We want to multiply the num attributes of 2 instances. We want to multiply den attribute of 2 instances. ये लाइन जो है वो हमें ये बता रही है, ये वाली लाइन जो ये वाली लाइन है. पहले शायद इतना क्लियर नहीं था, लेकिन अब ये लाइन हमें ये बता रही है कि we want to multiply the num attribute of 2 instances f1 f2. We want to multiply the den attribute of 2 instances f1 and f2, and we want to display it in a special way, and hence we used str function. आप देख सकते हैं. One more thing before leaving, let's copy paste this code over here. Let's finish this out. Let's visualize execution. Next, ठीक है, तो पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई है. फ्रैक्शन जो क्लास का नेम है उसका नाम का वेरिएबल बना है, and it started pointing towards a room containing all the methods, names of all the methods in it times mulls str. ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था. फिर एक इंस्टेंस f1 जो है क्रिएट होगा जिसका नाम f1 होगा. आप देख सकते हैं f1 इंस्टेंस का नाम है. फिर एक और इंस्टेंस जो है वो क्रिएट होगा f2 के नाम से. ये देखें, f2 के नाम से एक और इंस्टेंस जो है वो क्रिएट हो गया है. नाउ c इज इक्वल टू f1 मल्टीप्लाई बाई f2. स्टैटिक
का बिहेवियर हम चेंज कर रहे हैं. सो व्हेन दिस इंस्ट्रक्शन विल बी कॉल्ड मल फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड. सो आप देख सकते हैं डायरेक्टली मल फंक्शन में गया, एन के अंदर 6 आ गया, डी के अंदर 20 आ गया. ओवर हेयर अगेन द क्लास फ्रैक्शन इज़ बीइंग कॉल्ड. तो आप कंप्यूटर जाएगा इनिट फंक्शन में. आप देख सकते हैं इनिट फंक्शन में गया, सेल्फ इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स एन एम्प्टी रूम. ए के अंदर गया 6, बी के अंदर गया 20. उस रूम के अंदर नम आ गया, डेन आ गया विद द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़. नथिंग विल बी रिटर्न बैक बाय द इनिट फंक्शन एंड दिस रूम विल बी रिटर्न बैक टू सी. तो अब सी का नाम हो जाएगा ये वाला रूम. सो सी इज़ द नेम ऑफ दिस रूम which has two attributes num and den 6 and 20. print c. कंप्यूटर देखेगा अच्छा c जो है ये तो एक यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट है. तो अब जाएगा str फंक्शन में. str फंक्शन में गया, सेल्फ इज़ पॉइंटिंग टू c. ठीक है, c गया सेल्फ में. इन अदर वर्ड्स सेल्फ स्टार्ट्स पॉइंटिंग टू द ऑब्जेक्ट टू विच c इज़ पॉइंटिंग टू. ठीक है, तो सेल्फ डॉट नम, सेल्फ डॉट नम, नम इज 6 यहाँ पे आ जाएगा. यहाँ पे लिखा है सेल्फ डॉट डेन, डेन सेल्फ इज़ पॉइंटिंग टू दिस रूम. सो सेल्फ डॉट डेन की वैल्यू 20 है, तो ये 6 और 20 यहाँ पे आ जाएगा एंड विल बी कन्वर्टेड बैक टू स्ट्रिंग. तो 6/20 विल बी रिटर्न बैक टू सी एंड इट विल बी प्रिंटेड एट द, you can see it will be returned back and it will be printed at the output 6 divided by 20. So I hope you got this point, and if you have any question, and you can ask separately, face to face or online. Thank you very much. Allah Hafiz.